गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विजेंद्र सिंह डागर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। आज बच्चों मैं आपको बेसिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको अच्छी तरह से पता है कि बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी बेसिक स्ट्रक्चर के कोई भी चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। उसी तरह से हमारे यहाँ पे जब सेल बायोलॉजी की बात करते हैं हम, तो सेल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सारी बातें तकरीबन बताने की कोशिश करेंगे, उनके मेन पॉइंट्स लेके। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, सेल्स हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी लाइफ के। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके पास कैपेबिलिटीज़ होती है अपने आप को एनवायरनमेंट में अडप्ट करने की। एंड दैट्स वाई दे कम्स इनटू लिविंग बीइंग्स, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। अडप्टेशन होने के बाद एनवायरनमेंट को रिसेप्शन देते हैं, अपने आप को अडप्ट कर लेते हैं, जिससे कि आने वाली इवोल्यूशनरी जितनी भी चीज़ें हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। नेक्स्ट आपको बताएंगे हम, मैनी कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइड। जो सेल्स हैं इतनी ज़्यादा हैं जिनमें से हम मैक्सिमम को अपनी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते जब तक कि कोई इसमें हेल्पिंग एड ना इस्तेमाल की जाए, जैसे कि माइक्रोस्कोप। ए सेल मे बी एन एंटायर ऑर्गेनिज्म और इट मे बी वन ऑफ द बिलियन ऑफ सेल्स दैट मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। आपको मोटी सी बात बता देता हूँ, जो अपनी एक सिंगल सेल है दैट कैन बिहेव लाइक एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, जितने प्रोटोजोन्स हैं दे आर सिंगल सेल्ड। अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। एक सिंगल सेल है जो सारे फंक्शंस करती है, फंक्शंस जिसमें जितनी मूवमेंट्स हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, सब सारे काम एक सिंगल सेल करती है। और उसी तरह से सिंगल सेल से बन के एक बिलियंस ऑफ सेल्स का ऑर्गेनिज्म। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, अगर आप एनिमल्स में लेना तो एलिफेंट हम आपके सामने हैं, और प्लांट्स बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे। उसके बाद सेल्स के बारे में डिवाइडेड एंड क्लासिफाइड इन मैनी वेज। इन सेल्स को हमने डिवाइड किया है और क्लासीफाई किया गया है। तो वन कॉमन क्लासिफिकेशन मेथड इज प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। किसके बेस पे किया? न्यूक्लियस के। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, द सेल्स हैव बीन क्लासिफाइड। बेसिकली when they have nucleus, then they are called eukaryotes, और if they are devoid of nucleus, then they are called prokaryotes। अब बच्चों आपको मैं दिखा रहा हूँ अपने दो डायग्राम्स, जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के हैं। इन दोनों के अंदर आपको जो मेन चीज़ नोट करनी है, हमने एक को डार्क कर रखा है और एक को थोड़ा लाइट छोड़ा हुआ है। तो जो लाइट नेम लेबलिंग की हुई है, उससे आपको एक कन्फर्मेशन हो जाएगी कि ये चीज़ दोनों के अंदर नहीं है, यानी कि इनकी स्पेशलिटी है, दोनों की कॉमन चीज़ नहीं है ये। तो सबसे पहले जैसे प्लांट और एनिमल सेल के बारे में सबसे पहले सेल वॉल है, तो सेल वॉल इज़ द स्पेशलिटी ऑफ ओनली प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मिलेगी, एनिमल सेल के अंदर ये आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने बताया था आपको कि हमने इसको लाइट उससे किया हुआ है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन दैट इज़ कॉमन इन बोथ, एनिमल सेल के अंदर भी है और प्लांट सेल के अंदर भी है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमने इनको बाद में डिस्कस करना है और इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। तो बेटर है कि उन दोनों के बारे में आप जान लें, और उस जानने के बाद आपको इसमें हिच नहीं आएगी कि किसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा ऑर्गेनेली है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा डायग्राम डिटेल इसके बाद आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। उसी तरह से सेंट्रियोल, ये सिर्फ स्पेशलिटी है, यानी कि सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए अगर आप कहेंगे तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ध्यान करेंगे स्टूडेंट्स इस बारे में। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट स्पेशलिटी है, हमने आपको कंफ्यूज ना होने के लिए एक चीज़ को साथ साथ ही लगा दिया है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। उसी तरह से राइबोसोम्स, राइबोसोम्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली एक बात, राइबोसोम्स की खास बात है कि जितनी भी लिविंग सेल्स के अंदर हैं उन सब के अंदर आपको राइबोसोम की प्रेजेंस मिलेगी। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज़्यादातर आप बच्चों जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको न्यूक्लियस हमेशा साथ में दिखाई देगा, बिकॉज दे आर जनरली प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के आसपास ही मिलेंगे, बाहर स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकते हैं ये, लेकिन साइटोप्लाज्म जनरली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस। ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर न्यूक्लियस के साथ मिलेंगे आपको। तो इसलिए हमने इसको आपको जो डायग्राम में दिखाया है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर अटैच्ड विद द न्यूक्लियस, दोनों के अंदर प्रेजेंट है ये। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने बताया कि वी आर टेकिंग हेयर द यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस एक डार्क स्टेज पड़ी है, इनके अंदर डार्क कॉम्पैक्ट पड़ा हुआ है कंडेंस फॉर्म के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट है। और इसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं, आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, हमने आपको दिखाने के लिए इन सेल्स को मॉडिफाई करके दिखाया हुआ है, अदरवाइज क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर इस तरह दिखाई नहीं देते हैं, नेटवर्क होता है पूरा पूरा, आपको दिखाने के लिए क्रोमोसोम्स हम थिकंड किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद है वैक्यूल। अब बच्चों देखोगे आपकी जो प्लांट सेल है इसके बाद वैक्यूल काफ़ी बड़ा है, और जबकि जो अपनी एनिमल सेल है उसके पास वैक्यूल छोटा सी फॉर्म के अंदर है। तो एक डिफरेंस आपको इस बारे में जरूर पता लग जाए कि वैक्यूल जो प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर वो लार्ज साइज़ के अंदर होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये छोटे फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि कॉन्स्पिकस फॉर्म के अंदर नज़र आएगा आपको प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद गोल्जी एपरेटस है बच्चों, दोनों की स्पेशलिटी है, दोनों के पास गोल्जी एपरेटस है, एनिमल सेल के पास भी है और प्लांट सेल के पास भी है। साइटोप्लाज्म, बिना साइटोप्लाज्म के कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं मिलेगी आपको। साइटोप्लाज्म इज द ग्राउंड फॉर द सेल ऑर्गेनेलिज, यानी कि जिसके पास सेल ऑर्गेनेलिज पड़ी होती हैं वो सेल का साइटोप्लाज्म है। उसके बाद है बच्चों फ्लैजेलम। फ्लैजेलम हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है, आमतौर पर एक करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एनिमल सेल्स का। प्लांट सेल के पास फ्लैजेलम नहीं मिलेगा। तो इसमें साफ हमने लिख भी दिया है आपके लिए कि प्रेजेंट इन मैनी एनिमल सेल्स एंड प्लांट रिप्रोडक्टिव सेल्स, सिर्फ प्लांट रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर, क्योंकि रिप्रोडक्टिव के अंदर दे हैव टू मूव, अदरवाइज ये स्पेशलिटी सिर्फ एनिमल्स की है। उसके बाद है इनके ऑर्गेनेलिज के बारे में, जो मैंने आपको कहा था पहले कि जब डायग्राम के अंदर डिस्क्राइब किया था, हम सिंगल वन बाय वन अब इनके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। तो राइबोसोम्स सबसे पहले सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्जी बॉडीज, और गोल्जी बॉडीज के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स के बाद वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद इनके डिफरेंट आपको डायग्राम के साथ बाकायदा फंक्शंस बताने की कोशिश हम करेंगे, जिससे आपको इनका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद हम डायरेक्टली लिख दिया है क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स। हमने क्लोरोप्लास्ट अकेला नहीं लिखा है, क्योंकि पीछे हमने बताया था कि कुछ डिफ्रेंसिएशन है जो प्लांट सेल के पास ही मिलेगा, और वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद ऑर्गेनेलिज के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया है कि दे आर स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द सेल विद स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी कि दे आर द पार्ट्स ऑफ द सेल्स हैविंग सम स्पेसिफिक फंक्शन। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ ऑर्गेनेलिज के बारे में। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर है, हार्ट है, लंग्स हैं, उनके आपको अच्छी तरह से पता है कि सब के अपने अपने फंक्शन हैं, और फिर हम ऑर्गेनिज्म फॉर्म के अंदर काम करते हैं। उसी तरह से एक सेल जिसके पास ये सारे ऑर्गेनेलिज हैं एंड दे डू देयर ओन फंक्शंस, उसके बाद ही एक जो सेल है वो कंप्लीटली अपना काम करती है। तो उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले कवरिंग इसकी एक्ट एज गेट कीपर। आपने पीछे 9th और 10th क्लास में आपको थोड़ा सा बताया गया था कि सेमी परमेबल होती है सेल मेम्ब्रेन, खासकर लिविंग बींग्स की। तो सेमी परमेबिलिटी का कारण क्या है कि सेमी सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर या बाहर आने जाने देते हैं, तो इसलिए हमने इसको एक्ट एज ए गेट कीपर कहा है, क्योंकि गेट कीपर का काम हर किसी को अंदर नहीं आने देगा। तो कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव द सेल, गेट कीपर का काम यही हुआ, कंट्रोल व्हाट एंटर्स, कौन अंदर आ रहा है, एंड लीव द सेल, कौन बाहर जा रहा है। प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया टिपिकली हैव ए टफ आउटर स्ट्रक्चर नोन एज सेल वॉल। हमने बच्चों स्पेसिफाई कर दिया इसको, पीछे मैंने डायग्राम के अंदर आपको बताया था कि जो सेल वॉल है ये स्पेशलिटी है प्लांट सेल की। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर दिया, प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया इनके पास सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के पास बेसिकली ये नहीं होगी। दूसरा सेल वॉल का काम क्या है, प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम प्रेशर काज्ड बाय मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या कहा मैंने, एडिशनल स्ट्रक्चर देगा, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल को, सेल वॉल है तो सेल को प्रोटेक्ट करेगी, किससे, फ्रॉम प्रेशर काज्ड बाय मूवमेंट ऑफ वाटर। फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। कहाँ मिलेगी सेल वॉल, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर।
और वो बात क्लियर कर दी है दोबारा आपको, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। उसके बाद बच्चों मैंने साइटोप्लाज्म के बारे में आपको अगर थोड़ा सा पीछे से बताया तो स्टार्टिंग में कि साइटोप्लाज्म इज द बेस वेयर द ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, यानी कि ऑर्गेनेलीज के बेस जो सरफेस है वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑर्गेनेलीज आर सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज ए साइटोप्लाज्म। प्राइमरी कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म का है वो है वाटर। उसके बाद है बच्चों सबसे पहले जो हम ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस। इफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन वेल डिफाइंड फॉर्म देन हमने कहा था यूकैरियोट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर यूकैरियोट्स, लेकिन आपको न्यूक्लियस के बारे में कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस का जब भी किसी सेल के स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं या कोई बड़ी सेल आपको डायरेक्टली दी जाती है तो सबसे पहले आपको उसको डार्क बीच में एक नज़र आएगा सेंटर के अंदर, एंड दैट डार्क चीज़ जो भी आपको दिख रही है रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर विद ए सेल, उसको हम जनरली न्यूक्लियस होता है। वो जनरली कहा है मैंने कि जरूरी नहीं है कि हर बार वही न्यूक्लियस हो। इसका मेन काम है बच्चों सेल एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन देना, जैसे अपनी बॉडी के अंदर ब्रेन का काम होता है। आप जब ब्रेन को लिंक करेंगे न्यूक्लियस से तो सारी की सारी जो सेल की एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली दीज आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। ऐसा है कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेलिज्म हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन न्यूक्लियस मेन कंट्रोलिंग पावर यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। तो सम सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियस, ये हमारी पहले बात हो चुकी है कि जो सिंपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं या प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चों बात आ रही है अपनी आपको न्यूक्लियस के बारे में बताने की कि सेल के अंदर न्यूक्लियस ओरिजिनली कहाँ सिचुएटेड होता है। तो ये डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है जिसके अंदर एक डार्क पोर्शन किया हुआ है बीच के अंदर और उसका हमने एरो लगा के उसको लेबलिंग दी हुई है न्यूक्लियस। तो दैट यू हैव सीन, आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस कहाँ पे है। थोड़ा सा ध्यान से देखें क्योंकि इसी के बारे में अब आपको पूरी बात बताइए और हमने इसको एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेल कहा है, डायरेक्टर ऑफ द सेल कह लीजिए कि जितने भी काम सेल जो करती है वो इसी के बेस पे करती है। तो वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था, ब्रेन ऑफ द बॉडी, उसी तरह से ब्रेन ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, साइट ऑफ मच ऑफ द मैनिपुलेशन डन इन बायोटेक्नोलॉजी। जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन जितनी भी हम कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन, यही है न्यूक्लियस जहाँ से अपने पास क्रोमोसोम्स, जीन्स, सारे डीएनए वगैरह न्यूक्लियस के पास ही होता है। इसलिए हमने इसको साइट ऑफ मच ऑफ द मैनिपुलेशन डन इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सारी की सारी जितनी ब्रांच है अपनी इसी पर डिपेंड करती है। तो न्यूक्लियस के बारे में जानने के बाद थोड़ा न्यूक्लियस का जो निकनेम है, क्योंकि हमने इसको बताया कि ब्रेन कहा है तो कंट्रोल सेंटर भी इसको हम कह सकते हैं। फंक्शन हम इसके पास, इसका डीएनए इसके पास होता है इसलिए हमने होर्स दी डीएनए। न्यूक्लियस के पास एक और डार्क स्ट्रक्चर पड़ी होगी न्यूक्लियस के अंदर, एक और, पहले ही न्यूक्लियस हमने बताया था कि सेल के अंदर अगर आपको डार्क और बड़ी स्ट्रक्चर कोई नजर आती है तो आपके पास न्यूक्लियस होगा वो। लेकिन अगर आप इसको न्यूक्लियस के अंदर ही और थोड़ा देखेंगे, थोड़ा एक डार्क सर्कल नजर आएगा, एंड दैट इज न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियोलस, डार्क स्पॉट इन द मिडल ऑफ द न्यूक्लियस दैट हेल्प मेक राइबोसोम्स। ये आपको बहुत अच्छी बात पता लगी बच्चों की, कई बार क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास में कि राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं सर और कैसे बनते हैं। तो ये हेल्प करता है कौन, न्यूक्लियोलस हेल्प करता है राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल राउंड द ओवल स्ट्रक्चर, इसकी राउंड और ओवल स्ट्रक्चर की शेप जो होगी, शेप वेरी करती है बच्चों, जनरल जो होती हैं वो राउंड और ओवल स्ट्रक्चर होती हैं। हम आपके जनरल उसमें बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने बेसिक की बात की है, डिटेल में आपको इतना नहीं बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं कह दें कि हमें सिर्फ राउंड और ओवल बताया गया था और न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कोई और मिल गया आपको। तो जर्नल वे में अगर आप लें, ज़्यादातर आपको जो स्ट्रक्चर नजर आएगी न्यूक्लियस की वो राउंड और ओवल स्ट्रक्चर होगी। टिपिकली फाउंड इन मिडल ऑफ द सेल, पहले बता चुका हूँ। जनरली जो मिलेगा ऐसा नहीं है कि सेल के किसी और साइड में नहीं हो, किसी कोने में नहीं, 4 कोने हैं सेल के और साइड में पेरीफ्री के साइड में भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने बताया कि टिपिकली कहाँ पर होगा न्यूक्लियस, मिडल ऑफ द यानी कि सेंटर में मिलेगा और अपीयर्स डार्कर देन दी सराउंड मटेरियल से, जो भी इसके सराउंड का मटेरियल है उससे थोड़ा ये डार्क नज़र आएगा आपको। तो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की अपनी खुद की मेम्ब्रेन होगी जिसके कारण वो मेम्ब्रेन इसका कंट्रोल करेगी, कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द एरिया। क्योंकि अपनी मेम्ब्रेन नहीं होगी तो कोई भी इसके अंदर और बाहर आ जाएगा, जिसके कारण जो इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसी के पास डीएनए होता है, इसलिए मैंने बताया था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसी को यूज़ करते हैं। तो कंटेन्स डीएनए, डीएनए इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जनरली जो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ये बच्चों सारे न्यूक्लियस की बातें बता रहा हूँ मैं आपको,
डोंट गो एयर एंड देयर। आपको मोटी सी बात पे ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए क्रोमोसोम्स के ऊपर है। तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड हैव 2 क्रोमोसोम फॉर ईच स्टेट। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड का मीनिंग क्या है, हर करेक्टर के लिए 2 क्रोमोसोम्स होंगे। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर सेल फंक्शन। राइबोसोम्स का मेन काम क्या है, जो सेल के फंक्शंस हैं मेन, उनके प्रॉपर सेल फंक्शन के लिए राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस हैज़ बीन डन बाय राइबोसोम्स। तो दे मेक द प्रोटीन फॉर सेलुलर यूज एंड कम्युनिकेशन, और दे मे बी अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सबसे बड़ी, ये फ्री फॉर्म के अंदर भी मिल जाएंगे आपको। हमेशा जनरली एक बच्चे जनरलाइजेशन लेके चलते हैं कि राइबोसोम्स एक रिंग फॉर्म के अंदर एक स्ट्रिंग रॉक टाइप में लगे होते हैं। ऐसा नहीं है, ये आपको साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फॉर्म के अंदर भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने बताया कि मे बी अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम के अंदर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक नेटवर्क सा दिख रहा है आपको, बेसिकली वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो निकनेम हमने रोड्स, आप लोग कह सकते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर हैं। फंक्शन इनका इंटरनल डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन जो जिस पे था वो राइबोसोम की अटैचमेंट थी। राइबोसोम्स के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके ऊपर थे उसकी बात आई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों तरफ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का हो सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर लेयर्ड मेम्ब्रेन्स, किसके लिए, मेक एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स थे, उन राइबोसोम्स ने प्रोटीन्स को बनाया। प्रोटीन्स को बनाने के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप इस डायग्राम के अंदर फिर देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम उनको कहेंगे जिनका प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स होगी। जिनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं है उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। ये क्लियर करूंगा बच्चों में आपको कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। तो दे आर बेसिकली दे आर ऑफ 2 टाइप्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स बिकॉज इट राइबोसोम, बिकॉज इट हैज़, बता दिया कि ये राइबोसोम्स इनके पास होते हैं। इनका मेन काम क्या है, किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ध्यान दो बच्चों कि मैं आपको कह रहा हूं कि 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बताए हैं मैंने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के आपको फंक्शन बताऊंगा, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, दैट्स व्हाई इट हैज़ राइबोसोम्स। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं है, यानी कि एक बात पक्का होगी, ये प्रोटीन्स नहीं बनाएगा। तो क्या करेगा फिर ये, इट मेक्स फैट्स एंड लिपिड्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस बारे में आपको। जब भी आपसे बात पूछी जाती है कि व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप बता देंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस का है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं है। इसका काम क्या है, फैट और लिपिड, एक ही चीज़ है, फैट और लिपिड। और बच्चों अब मैंने एक मोटी सी बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी, प्लांट सेल के पास बहुत बड़ा वैक्यूल था, एनिमल सेल के पास छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो वैक्यूल लार्ज होने विदाउट स्पेसिफिक शेप, खासियत है वैक्यूल की, कोई आप पर्टिकुलर शेप नहीं कह सकते, ओवल नहीं कह सकते, सर्कुलर नहीं कह सकते, तो कोई स्पेसिफिक शेप इनकी नहीं होगी। बेसिकल इनका काम क्या है, वैक्यूल का काम क्या है बच्चों, दे स्टोर वेस्ट और रॉ मटेरियल यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो वेस्ट और रॉ मटेरियल है जिसको यूज़ करना है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, वो इनके पास होता है। तो वैक्यूल के बारे में उसका डायग्राम बहुत ही क्लियर वे में आपको दिखाने की कोशिश किया। बाकी सारी बातें मैंने इस सेल के अंदर दिखाई हुई हैं, लेकिन आपने मेन कंसंट्रेट में करना है वो है कि वैक्यूल के पास क्या क्या है। देखिए ड्रूस क्रिस्टल्स आपको दिखा रखे हैं, रैपिड क्रिस्टल्स दिखा रखे हैं, वैक्यूल मेम्ब्रेन है। जो मेन आपको दिखाने की कोशिश की हमने कि इसके अंदर आपको वेस्ट मटेरियल मिलेगा, और वेस्ट मटेरियल जो किसके लिए यूज़ किया गया है,
सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए। अब नेक्स्ट ऑर्गेनली अपनी गोल्जी बॉडीज़, जिसको हम गोल्जी एपरेटस भी कह देते हैं, सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, लुक लाइक ए थिक इलास्टिक बैंड दैट हैज़ बीन फोल्डेड सेवरल टाइम्स। ये देखिए डायग्राम के अंदर अलग से आपको गोल्जी बॉडीज़, सिर्फ आपने कंसंट्रेट इसमें गोल्जी बॉडीज़ की तरफ करना है, जिसके बारे में डिटेल आप देख रहे हैं कि स्टैक्स लगे हुए हैं, जैसे प्लेट्स रखी होती हैं बच्चों एक के ऊपर एक, तो दे आर द स्टैक्स ऑफ प्लेट्स कह लीजिए आप, ताकि आपको आसानी रहेगी आराम से। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको एक और डायग्राम जिसमें अपीयरेंस ऑफ स्टैक ऑफ पैनकेक्स मैंने क्या रखा है, यही बताने की कोशिश की थी कि आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर नज़र आएगी इसमें वो इस तरह की आएगी। गोल्जी बॉडीज़ का मेन फंक्शन क्या है, इट एड्स मॉडिफिकेशन टू अनफिनिश्ड प्रोटीन्स। जो आपकी प्रोटीन्स अनफिनिश्ड रहेगी थी उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने का काम गोल्जी बॉडीज़ का है। दे मेक लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में आपको बताएंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इनके पास ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं जो डेड सेल्स को खा जाते हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्कैवेंजर का काम भी यही करते हैं। पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट, इनका काम पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू डिफरेंट लोकेशन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडीज़ के मेन फंक्शन। उसके बाद जो आपको बता रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निक नेम हमने अपनी तरफ से जो आपको बता रहे हैं कि सिपर्स कह सकते हैं आप इनको, बिकॉज दे लुक्स लाइक सिपर्स। पैकेजिंग फंक्शंस के बारे में एक बार दोबारा रिपीट आपको कर देता हूँ कि इनका मेन फंक्शन पैकेजिंग है, मॉडिफिकेशन है जिसको मॉडिफाइज करते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स टू डिफरेंट लोकेशंस आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द सेल। तो स्टैक ऑफ पैनकेक्स अपीयरेंस अगर आप जब देखेंगे, जब भी कोई गोल्जी बॉडी अपरेटस की अगर आप बात करते हैं किस तरह का दिखाई देगा, तो स्टैक ऑफ पैनकेक्स आपको नजर आएंगे एक के ऊपर एक प्लेट्स। अब है बच्चों लाइसोसोम। मैंने पीछे गोल्जी बॉडीज़ का, क्योंकि गोल्जी बॉडीज़ का काम है लाइसोसोम को बनाना, आपको बताया। तो लाइसोसोम का दे आर स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं। मेन दे स्टोर एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन फूड इनटू केमिकल कंपाउंड्स। इनके पास वो एंजाइम्स हैं जो फूड को केमिकल कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। डिस्ट्रॉय सेल ऑर्गेनेलीज एंड द सेल इटसेल्फ। मैंने आपको वर्ड यूज़ किया था एक सुसाइडल बैग्स, बिकॉज ऑफ दिस नेचर कि दे हैव द एबिलिटीज टू डिस्ट्रॉय द सेल, क्योंकि इनके पास वो एंजाइम्स पड़े हुए हैं, केमिकल्स पड़े हुए हैं, ऑर्गेनेलीज एंड सेल इट्स, पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। तो लाइसोसोम के बारे में बच्चों मैं आपको थोड़ा सा डिटेल डायग्राम के अंदर दे रहा हूँ आपको। लाइसोसोम एंजाइम्स के अंदर फॉस्फेट एस्टर्स एसिड फॉस्फेटेज, ये एंजाइम्स पड़े हुए हैं। न्यूक्लियस डीएनए आरएनएस को करेगा। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कोलेजन्स है, कैथेप्सिन्स हैं, अदर प्रोटीएजेज हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, जिसमें बीटा ग्लूकोसिडेज, हेक्सोएमिनिडेज, ए अल्फा मैनोसिडेज, अल्फा फ्यूकोसिडेज, सीएलिडेज एट्सेट्रा। लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम जो लिपिड जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं, सिफिनोगोमाइलिनेज और एस्टीरेज। तो ये डायग्राम के अंदर आपको पूरा डिटेल में दिखाने की कोशिश की है, जो आगे आके काफ़ी काम आएंगे। तो दे आर सर्कुलर बट बिगर देन राइबोसोम्स। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आपको पता लग जाएगा। इनकी जो स्ट्रक्चर है सर्कुलर होगी जैसे राइबोसोम की थी, लेकिन राइबोसोम से ये बड़े होंगे। और हमने क्योंकि इनका काम मैंने आपको स्कैवेंजर का बताया था कि ये जितनी भी सेल के अंदर जिनको तोड़ना फोड़ना होता है, जिन जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो इनको क्लीन अप क्रूज भी हम कह देते हैं। तो मेन फंक्शन इनका टू ब्रेक डाउन फूड इनटू पार्टिकल्स द रेस्ट ऑफ द सेल कैन यूज एंड डिस्ट्रॉय ओल्ड सेल्स। सबसे अच्छी बात है बच्चों, हर जगह अगर स्कैवेंजर्स या सफाई कर्मचारी नहीं होंगे तो वहाँ पे गंदगी फैलने के पूरे चांसेस। तो एक सेल के बारे में अगर उसके एटमॉस्फेयर के बारे में आप सोचें तो इसकी सफाई कौन करेगा, तो वो लाइसोसोम के पास जो एंजाइम्स पड़े हुए हैं। अब है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की बारी। माइटोकॉन्ड्रिया सब ने आपने 8th ऑनवर्ड 8वीं क्लास से आपको माइटोकॉन्ड्रिया के एक स्लीपर फ्यूज लाइक स्ट्रक्चर आपको बताई गई है, जिसमें क्रिस्टे वगैरह के डायग्राम अगर आपको ध्यान हो तो रिकन्सिलेशन करें तो आपको ध्यान आएगा। तो दे आर कॉल्ड पावर हाउसेज और एनर्जी फैक्ट्रीज बिकॉज दे प्रोवाइड एटीपीज। इनकी स्ट्रक्चर रोड शेप चेंज फूड इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज़। जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एनर्जी यूटिलाइज, यानी कि जो एनर्जी सप्लाई की गई वो किसके थ्रू की गई, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। और किस फॉर्म के अंदर, एटीपी फॉर्म के अंदर। तो इसका अपना डीएनए होता है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी रेप्लिकेशन पावर्स हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए, अपनी कंट्रोलिंग है, अपने तरीके से काम कर लेती है। ऐसा नहीं है कि टोटल इंडिपेंडेंट है, बट दे कैन डू देयर ओन वर्क, कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। तो ये डायग्राम देखते ही आपको ध्यान कि हमने पहले ये डायग्राम देखा हुआ है।
आपकी छोटी क्लासेस के अंदर आपको अच्छी तरह से बताया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर स्ट्रक्चर आपको इनर मेम्ब्रेन एक दिखा रखी है, आउटर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे और मैट्रिक्स। क्रिस्टे जो ग्रूव्स बने उनको हमने क्रिस्टे कहा हुआ है, और जो अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ है उसको हमने मैट्रिक्स कहा हुआ है। ये था बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनिज्म, ये स्पेशलिटी है किसकी, याद करो, बताया था मैंने, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये स्पेशलिटी प्लांट के एनिमल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एनिमल सेल्स के पास अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो हम अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर लेते, तो इसका मतलब इसके पास अपने सिंथेसाइजिंग पावर है। फाउंड इन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स कंटेन क्लोरोफिल। इनके पास क्या है, क्लोरोफिल है। यही क्लोरोफिल है जिसका पास स्पेशलिटी है सनलाइट को ट्रैप करने की, कन्वर्ट कर देता है सोलर एनर्जी को, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये डायग्राम है बच्चों क्लोरोप्लास्ट का, जिसके अंदर आप देखेंगे ग्रेनम, थाइलाक्वाइड, लैमेले, और उनका जो बीच का गैप है उसको हमने ल्यूमन कहा है, और स्ट्रोमा जिसके अंदर ये पड़े होते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर। इनर मेम्ब्रेन इसकी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन। पूरा का पूरा डायग्राम, बहुत ही बढ़िया किस्म का डायग्राम आपके सामने पेश किया हुआ है। इसको आप बड़े गौर से देखिए, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म स्ट्रक्चर क्या चीज़ है एक्चुअल में। उसके बाद उसको और क्लियर करने के लिए हमने आपको और क्लोरोप्लास्ट दिखाने की कोशिश की है। वो देख सिंगल दिखाते हैं या 3-4 क्लोरोप्लास्ट दिखाएं, स्ट्रोमा, ग्राना और थाइलाकॉइड, मेन चीज़ें जो इसकी हैं। जब भी आप स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो 3 चीज़ें हमेशा डिस्क्राइब करेंगे, स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड और ग्रेना। आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, डिटेल में आपके नहीं बता रहा क्योंकि डिटेल आपने बढ़नी है, तो बेसिक बातें जब तक याद नहीं होंगी आपको, यू कैन नॉट एबल टू गो टू डिटेल। क्लोरोप्लास्ट के जो मेन फंक्शन है मैंने आपको पहले बता दिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि दे ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट सेल। क्या किया इन्होंने, सन एनर्जी को लेके फूड, खाना बनाया किसके लिए, प्लांट सेल के लिए। ग्रीन इन कलर क्यों है, ग्रीन नजर आता है, क्यों नजर आता है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यही कंपोनेंट है जिसके कारण, ये केमिकल है जिसके कारण आप ग्रीन नजर आते हैं, विच इज ग्रीन पिगमेंट। उसके बाद आपको एनिमल सेल का थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। पहले सारी बात हो चुकी है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं। आपको ध्यान हो तो तकरीबन सारी बातों को हमने कवर किया है। और रिकॉन्सिलेशन करने के लिए दोबारा मैं आपको समरी के फॉर्म के अंदर आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ कि साइटोप्लाज्म ग्राउंड है, लिक्विड मैट्रिक्स है, जिसके पास सारी ऑर्गेनेलिज सेल की पड़ी होती है, यानी कि यही सरफेस है। साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो बाकी ऑर्गेनेलिज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनेलिज के बारे में तकरीबन राइबोसोम का मैंने बताया था, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बता दिया, सेमी परमेबिलिटी है, सेलेक्टिविटी इसके पास है, गेटकीपर का काम करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको मैंने बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक काम लिपिड, याद है, लिपिड बनाने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद करो क्या कहा था, दे सिंथेसाइज द प्रोटीन, क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के पास एक डार्क स्ट्रक्चर पड़ी होती है, न्यूक्लियोलस है, तो उसका अपना फंक्शन है। न्यूक्लियस के पास मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि इसके पास डीएनए पड़ा होता है, डीएनए के क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के पास डीएनए, डीएनए के पास जीन्स, यही है, और इन्हीं की चीज़ से सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की मैंने बात बताई थी कि बायोटेक्नोलॉजी जितनी वेरिएशंस हम चेंजेस ला रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अल्टरेशन करते हैं हम इनके अंदर, और वो आपके पास आती है। तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की जो बात की थी हमने तकरीबन क्लियर कर दिया था कि ये पावर हाउस हम इसको कहते हैं। मेन फंक्शन इसका एनर्जी फॉर्मेशन है, ब्रेक्स डाउन फूड टू मेक एटीपी। एटीपी क्या है, मेजर फ्यूल है फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर एनर्जी। तो ये सारी की सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। तो मैं इसी के साथ हम आज का अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू।